वेबर्स लॉ क्या कहते हैं? द जे एंड डी बिटवीन टू स्टिमुलाई is not an absolute amount but an amount relatively to the intensity of the first stimulus. सभी लोग अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, जो लोग भी हैं अटेंडेंस। कहते हैं कि जब हमारे पास दो स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलाई का मतलब कि आपके पास जो उद्दीपन, जो अंदर से जो इच्छाएं होती है ना, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं कुछ भी शॉपिंग वगैरह के लिए। जब आप कंज्यूमर बिहेव होते हैं, कंज्यूमर के तौर पर आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो आपके अंदर से कुछ इंस्पिरेशन या कुछ वैसी होती है कि आपको ये खरीदना है। तो अगर आपको कई चीजें ऐसी हैं जो आपको स्टिमुलेट कर रही हैं परचेजिंग के लिए या शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर कोई ऐसे दे स्टिमुलस हैं जो आपको स्टिमुलेट कर रहा है, तो कहते हैं कि दीज टू, इन दोनों के बीच में, नॉट एन एब्सोल्यूट अमाउंट बट एन अमाउंट रिलेटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट स्टिमुलस। उसमें क्या है कि ये दोनों नहीं होते, बस एक कम होता है एक ज्यादा होता है। उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, एक कम होता है एक ज्यादा होता है, एक कम होता है एक ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे कोई चीज आपको एक पसंद है और आपको कुछ चीज लेने के लिए कहा गया है, ये दो चीजें हैं। कैसे? इस तरह से कि मान लीजिए आपको जो कहा गया है वो एक अलग इशू हो सकता है, अगर आप चाहें तो परचेज करें या ना करें, और आपको जो अंदर से कुछ आपकी इच्छा हो रही है वो भी आप करें चाहे ना करें। बस ये है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है। जैसे आपको घर में किसी ने कहा है कि आप जाइए वो खरीद करके लाइए, और एक आपकी इच्छा कुछ और खरीदने की है, ठीक है ना? तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी इंटेंसिटी नेटवर्क बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वेबर्स लॉ कह रहे हैं कि वेबर्स लॉ स्टेट्स द स्ट्रॉन्गर द इनिशियल स्टिमुलस द ग्रेटर द एडिशनल इंटेंसिटी नीडेड फॉर द सेकंड स्टिमुलस टू बी परसीव्ड एज डिफरेंट। मतलब कि अगर आपकी एक जो अंदर की एक स्टिमुलस है वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर द इनिशियल स्टिमुलस, जो पहला स्टिमुलस है वो स्ट्रॉन्गर है, द ग्रेटर द एडिशनल इंटेंसिटी नीडेड फॉर द सेकंड, तो आपको दूसरे के लिए, जो दूसरा है उसके लिए उसमें ज्यादा और जोर लगानी पड़ेगी, तो इन ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ अलग सोचना है तो आपको कुछ अलग सोचना है तो दूसरी आपके पास स्टिमुलस है उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपकी जो पहली वाली स्टिमुलेशन है वो ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आपको जो दूसरा स्टिमुलस है उसमें आपको अलग कुछ करने के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं इसके। मार्केटिंग एप्लीकेशंस ऑफ द जेएनडी, marketers needed to determine the relevant JMD for their products. Yes, for example, so that negative changes are not readily discernible to the public. जैसे आपके पास अगर कोई नेगेटिव चेंजेस तो आप उसको जल्दी तैयार नहीं होते हैं उसके लिए, so that the negative changes are not readily discernible to the public, जो आपके टू कंज्यूमर। जैसे आप कहीं मार्केट में सामान खरीदने गए, आप मार्केट में सामान खरीदने गए, ठीक, सामान खरीदने पर जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, आपको
अच्छी नहीं लगती है, अब आपको दुकानदार को क्या बोलते हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं दूसरा दिखाइए, आप दूसरा दिखाइए। ये नहीं बोलते कि ये खराब है, ये आप ये कैसा माल ले आए, ये इस तरह से नहीं बोलते आप उसको। आपको इसमें यही होता है कि आप ये हमें ये पसंद नहीं है, दूसरा माल दिखाइए। तो आपको क्या होता है, इसी वजह से जो आपका ये परसेप्शन है, इसकी वजह से जो मार्केटर होता है, जो वहां पर प्रोडक्ट रखता है, उसका एप्रेंट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, सो दैट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स आर वेरी एपरेंट टू कंज्यूमर्स। तो वहां पर आपको ऐसे, जब कभी आप मॉल वगैरह में या किसी ऐसी शॉप में या शोरूम में जाते हैं, तो आपको देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या सामने रखे होते हैं, जिसपे जब आपकी नजर जाती है तो आपको अच्छा लगता है कि ये इस दुकान में अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं। आप यही तो सोचते हैं, क्योंकि वहां का जो शोरूम में होता है, शोरूम में सारी चीजें अच्छी अच्छी लगाई जाती हैं। हो सकता है कि जब वो दिखाना चालू करें तो आपकी जो क्वालिटी या आपकी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग दिखाएं, लेकिन जो रखा होगा वो आपका जो शोरूम में वो अच्छा ही रखा होगा। तो ये क्या होता है, जाहिरी तौर पर आपको कंज्यूमर को यही दिखाया जाता है, मतलब कि नॉर्मली आपको कंज्यूमर को यही दिखाया जाता है कि हमारे पास सारे के सारे अच्छे हैं। तो ये आपकी उस परसेप्शन पर डिपेंड करता है जो आपके दिमाग में होता है। जब आप दुकान में एंटर करते हैं, शॉप में एंटर करते हैं, तो आपके माइंड में क्या होता है कि हमें यहाँ पर अच्छा से अच्छा देखना है, ठीक है ना। तो जब वो कोई अगर ऐसी चीज दिखाता है जो आपको पसंद नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, जो निगेटिव चेंजेस होते हैं वो आप उसको क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, फिर कहते हैं कि आप दूसरा कोई प्रोडक्ट दिखाइए। जैसे कलर आपको पसंद नहीं आया, कुछ कलर ऐसे दिखाते हैं जो बिल्कुल ही पसंद है, जैसे आपने कहा कि आपको ब्लैक में चाहिए और बार बार वो व्हाइट दिखा रहा है, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि दूसरा दिखाइए, दूसरा दिखाइए। इस तरह से आप लोगों को, आप जो आपकी वो परसेप्शन होती है उसको मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आप उसको क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। नाउ तो हमारे वेबर्स लॉ है, जो आपकी जो स्टिमुलस होते हैं, जो दूसरा स्टिमुलस होगा उसको अगर आपको बाहर निकालना है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, आपको उस पर ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। नाउ मार्केटिंग एप्लीकेशन ऑफ द जेएनडी। नेक्स्ट, सब्लिमिनल परसेप्शन। मेरे ख्याल से ये बता चुके हैं। हाँ, क्या सब्लिमिनल परसुएशन इफेक्टिव होते हैं? Is subliminal persuasion effective? Extensive research has shown no evidence that subliminal advertising can cause behavior change. कहते हैं कि जो subliminal advertisement होते हैं वो उतने इम्पैक्ट वो बिहेवियर पर चेंज नहीं करते हैं, वो अपने बिहेवियर पर चेंज उतने नहीं करते हैं। मतलब कि सब्लिमेशन का मतलब क्या है, उच्च बनाने की प्रक्रिया। एक्सटेंसिव रिसर्च शोज दैट एविडेंस दैट सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग, सब जो आपको ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको जो ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपके बिहेवियर पर ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। क्यों? वो क्या होते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो सब्लिमिनल जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा शो करके, उससे आपके बिहेवियर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे आपको देखा होगा कि वो स्प्राइट वगैरह का दिखाते हैं कि आप पीने के बाद ऐसा ऐसा कर सकते हैं, कि वो पहाड़ से वो बाइक खुदा दिया, तो उससे क्या होता है, आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा सब्लिमिनल है, ठीक है ना, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सम एविडेंस दैट सब्लिमिनल में इन्फ्लुएंस अफेक्टिव रिएक्शन। हाँ, ये हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट वो डाल सकें, मे भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके बिहेवियर पर ज्यादा खास चेंज नहीं होता है। ठीक, नाउ जो प्रोडक्ट होते हैं उसके जो थिंकिंग प्रोसेस होती है,
जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जाते हैं, मेरे ख्याल से बता चुके हैं क्या, एलिमेंट्स तक बताया था। लेट्स से जरा मैं एक मिनट चेक कर लूँ कि मैंने बताया कहाँ तक। मेरे पास वीडियो है। ठीक, सही। तो जो हमारे पास ये एस्पेक्ट्स हैं कुछ, जब हम कोई भी चीज सोचते हैं तो हम उसके दिमाग में कुछ अल्टरनेटिव्स रखते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं। जब हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाएगा तो हम ये ले लेंगे, ये नहीं मिलेगा तो उसकी जगह ये ले सकते हैं, ये नहीं मिलेगा तो उसकी जगह हम ये ले सकते हैं। ठीक, तो दिस इज ए सिलेक्शन प्रोसेस। आपका जो परसेप्शन होता है, पहले तो आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब आप कोई भी चीज अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको सोचते हैं कि आपको लेना क्या है। लेने के बाद क्या है, आप उसके कुछ अल्टरनेटिव्स देखते हैं। अब अगर आप लेनोवो का लैपटॉप लेने जा रहे हैं, उसमें आपने कुछ क्या किया है, कुछ आपने फीचर सेलेक्ट कर रखे हैं। आपको 4 GB रैम चाहिए, 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए और 17 इंच का आपका मॉनिटर चाहिए। ऐसे मान लीजिए आपने कुछ अपना सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन ये भी होता है कि आपने कहा अगर ये नहीं मिला तो पैसे तो आप लेके चल दिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिला तब क्या करें। लेनोवो की जगह का हम डेल का एस प्रो ले सकते हैं। उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसमें हम इस फीचर्स के साथ देखें तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर डेल का नहीं है तो फिर एचपी का। अब फिर आप मैच करते हैं कि इसकी कीमत क्या हो सकती है, लेनोवो की कितनी प्राइस हो सकती है, डेल की कितनी प्राइस हो सकती है, और इसके बाद एचपी की कितनी प्राइस होती है इस फीचर में। अगर ये फीचर्स हमें नहीं मिले तो इन फीचर्स की जगह क्या मैं कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो ये सारा का सारा, ठीक। जब आप ये देखते हैं तो आप फिर उसमें से आपके ढेर सारे कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं। आपके पास ढेर सारे कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें किस सीक्वेंस में क्या लेना है, हमें किस सीक्वेंस में क्या लेना है। ठीक, ये आपके पास कैसे डिपेंड करेगा, ये आपका जो सिलेक्शन है ये आपका सबकॉन्शियसली सिलेक्टिव एज टू व्हाट दे परसीव। आपका ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। जो आपको लेने के लिए इंस्पायर कर रहा है वो किस हद तक इंस्पायर कर रहा है, कितना स्टिमुलेट कर रहा है, किन किस फैक्टर पर। कंज्यूमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, कंज्यूमर्स मोटिव। आपके आपने अगर पहले खरीदा हो तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या आपको किसी ने बताया हो, या आप उसके बारे में पहले से जानते हो तब, या फिर आपका मोटिव खरीदने का क्या है, आप किस पर्पस से वो खरीदना चाहते हैं। इस बात पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। जैसे जब मैंने बताया कि आप लेनोवो का लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें इतने जो फीचर आप सेलेक्ट किए हैं, तो आपने वो फीचर क्यों सेलेक्ट किए हैं। क्या आपको गेमिंग की जरूरत है जिसकी वजह से आपको ग्राफिक कार्ड ज़्यादा चाहिए, आपको रैम क्या चाहिए, आपको उसमें डेटा ज़्यादा रखना है, आप बिजनेस पर्पज से खरीद रहे हैं, या आप अपने इंडिविजुअल इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। इस वजह से भी ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। तो ये क्या है, ये सारे आपके स्टिमुलस हैं। ये आपके स्टिमुलस हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं पर आपके डिसीजन को जो आप बना रहे हैं परचेजिंग के लिए, जो आप शॉपिंग के लिए जो डिसीजन बना रहे हैं, ये वो सारे स्टिमुलेट हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं खरीदने के लिए। या तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस होगा या तो आपका मोटिव। ठीक, उसी के बेस पर आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन डिपेंड ऑन द किस पर, नेचर ऑफ द स्टिमुलस, एक्सपेक्टेशन और मोटिव। जो आपका सिलेक्शन है किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द स्टिमुलस। अब नेचर ऑफ द स्टिमुलस का आपका मतलब कि किस तरह का आप इंस्पिरेशन अंदर से कैसे हैं, एक्सपीरियंस आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपका क्या मोटिव है।
ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड होते हैं। ये फैक्टर ऐसे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कितने साल चलना चाहिए, इसकी जब जाते हैं तो पूछते हैं ना गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है ना। पता चला कि आपने बिजनेस पर्पज के लिए आपने उससे पूछा कि बिजनेस पर्पज में काम आएगा, बोला हाँ, आपका मोटिव था बिजनेस पर्पज से खरीदने का, आपने खरीदा लेकिन वो काम नहीं किया, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर उतना फिट नहीं बैठेगा। तो ये क्या है, ये ऐसे स्टिमुलस हैं जो आपके सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। ये ऐसे स्टिमुलस हैं जो आपके सिलेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। नाउ कुछ फैक्टर देख लीजिए। जैसे एक सर्वे है, उसका ये एक वो है रिजल्ट, क्या, साइज एंड इंटेंसिटी, जो स्टिमुलस फैक्टर्स हैं, साइज, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, influence the probability of paying attention. Larger stimuli are more likely to be noticed than a small one. जैसे जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो अगर कोई चीज देखते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी नजर पड़ती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी नजर नहीं पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी नजर पड़ती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी नजर नहीं पड़ती। अब मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपकी नजर पड़ी, जिन पर आपकी नजर पड़ी, तो सीधी सी बात है वो आपको ज्यादा स्टिमुलेट करेंगी। जिन पर आपकी नजर पड़ी वो आपको ज्यादा स्टिमुलेट करेंगी। मींस साइज, जैसे अगर कोई एक बहुत बड़ा कटआउट रखा हो, आप बाहर किसी भी जैसे शॉप, क्लॉथ की शॉप होती है, आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर कटआउट रखे होते हैं, उनको कपड़े वगैरह पहना के रखते हैं। अगर रखा हो एक 6-7 इंच का तो कोई ध्यान नहीं देगा, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अब वही 6 फीट का रख देते हैं तो सबकी नजर जाती है, उसको अच्छे से कपड़े पहना के रखे जाते हैं ताकि लोग उस पर फोकस करें, अटेंशन हो, लोगों का उसमें अटेंशन हो। तो यही है कि जितनी बड़ी चीज होगी, जितना बड़ा आपका कटआउट होगा, उस पर उतना ज्यादा ही फोकस जाता है, ठीक है ना। तो साइज और उसकी इंटेंसिटी ये आपके स्टिमुलस को इंपैक्ट करती है। एक सर्वे है, देखिए क्या करें, स्प्रेड, मतलब जो उसका स्प्रेड है उसमें हमारे पास नंबर और रिस्पॉन्सेज हैं कितने, 107, 1 पेज 76, 2 थर्ड पेज 68, 1 हाफ पेज 56, 1 थर्ड पेज 47। अब जो ये चीज यहां पर लिखा है इसका कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलिए देखते हैं। स्प्रेड का मतलब है कि मान लीजिए आपके एक कागज आया, आपके पास एक कागज आया, ठीक, उसमें पूरा एक कोई पूरे पेज पर कोई डायग्राम बना हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक, तो देखेंगे कि लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये पूरा 10-12 पन्ने हैं, फैला हुआ है, आपने उसको लोग ज्यादा ध्यान दिया। सिमिलरली अब वही हम उसके नंबर ऑफ पेजेस कम करते चले जाएं, नंबर ऑफ पेजेस हम कम करते चले जाएं, आपका ध्यान कम जाएगा। जैसे आप जब एग्जाम में लिखने जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि पेज हमारा अच्छे से भर जाए, कॉपी हमारी अच्छी भर जाए, तो हमारे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे पन्ने पलटाते जाएंगे हमारा ध्यान उस पर बढ़ता चला जाएगा। पता चला कि हमने पहला पन्ना खोला, कंटेंट खत्म, तो हम क्या करेंगे, उसी पन्ने को एक तरफ कॉपी हम रख देंगे। अब यही अगर आपके पास पूरे पन्ने अच्छे से भरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पन्ने भरिए वहां पर, यहाँ पर मतलब ये नहीं कि पन्ने भरे, आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो जो एग्जामिनर है उसका और फोकस जाएगा। अगर आपका कंटेंट और अच्छा है तो उस पर एग्जामिनर का फोकस और जाएगा। अब कैसे, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक आंसर आया है और आपने उसको बढ़िया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने उसका कंटेंट भी अच्छा लिखा है, तो एग्जामिनर उससे अफेक्टेड होगा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक सेम आंसर, सेम नहीं, सेम क्वेश्चन और आंसर दो तरीके से। एक स्टूडेंट है जो इस तरह से आंसर लिखता है, जो इस तरह से आंसर लिखता है जिसमें उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उसने केवल पैराग्राफ लिख दिया, कहीं एक लाइन लिखी, कहीं एक दो लाइन छोड़ी, इस तरह से लिखा।
एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने उस आंसर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें बहुत अच्छी से हैंड राइटिंग से लिखा और उसका कंटेंट भी अच्छा रखा। अब सोचिए दोनों में मार्क्स किसको अच्छे मिलेंगे? सीधी सी बात है, जिसने अच्छा उसको प्रेजेंट किया, जिसने अच्छा प्रेजेंट किया उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर हो रहा है तो वो उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। इन्फ्लुएंस मतलब कि वो उससे प्रभावित हुआ है इस बात के लिए कि उसका कंटेंट ज्यादा अच्छा है, वो देखने में सब। अब सेम यही चीज हम सॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हैं। जब आप सॉफ्ट में जाते हैं, कोई चीज अगर छोटी सी चीज हो वो आपका ध्यान कम अट्रैक्ट करेगी, बड़ी होगी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। उसकी सजावट अच्छी होगी वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, नहीं सजावट कम होगी आपको ध्यान कम अट्रैक्ट करेगी। ठीक, इसके बाद आपका वहां पर उसको जो शो करने का तरीका है वो कितना अच्छा है, वो भी डिपेंड करेगा कि वो आपके माइंड को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। ये सारी ऐसी चीजें हैं, साइज और इंटेंसिटी, जो आपके माइंड को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप क्या करते हैं? थिंकिंग पावर, आप जो है परसुएट करते हैं, आप सोचते हैं कि आपको ये यहाँ पर शॉप में जा रहे हैं तो आपको क्या लेना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपके जो थिंकिंग पावर है उसमें अपने प्रोडक्ट की इमेज को डालने के लिए। नाउ insertion frequency, the number of times the same ad appears in same issues of a magazine has an impact similar to ad size। अब देखिए आपको वो कितनी बार दिखाया जा रहा है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पर तो कितनी बार आता है। मान लीजिए कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, ठीक, अब उस सीरियल देखने पर अगर कोई एडवर्टीजमेंट एक बार आएगा तो जब सीरियल देख करके आप हटेंगे तो उस एड को भूल जाएंगे, आप उस एड को भूल जाएंगे। यही चीज अगर वो जब एड आता है और उस वही वो सीरियल जो है सीरियल के बीच में एड कई बार आता है, मान लीजिए 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद वो एड आता है, तो आप वो एड याद रहता है, आपको वो एड याद रहता है। साथ में ही अगर उसका कंटेंट अच्छा है, वो कंटेंट अच्छा है, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो क्या होता है फिर वो आपको और ज्यादा याद रहता है। तो हो सकता है आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। अगर उस एड का कंटेंट अच्छा रहता है तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो बार बार वो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, बार बार वो चीजें आपको दिखाई जाती हैं ताकि आपके माइंड पर उसका इम्पैक्ट पड़े, जिससे आप उसको सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो जब फिर वही चीज आप एक बार देखेंगे, चलिए ठीक है, एक दिन में आपने 15 बार देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब डेली डेली वही चीज देखेंगे, अब आपको डेली वही सीरियल देखते हैं, जब डेली वही सीरियल देखते हैं और वो बार बार आपके उसमें आता है, वो डेली सीरियल देखते हैं और डेली सीरियल में वो ऐड आता है, तो फिर एक बार आप ये भी सोचते हैं कि चलो इसको एक बार ट्राई करके भी देख लें, एक बार इसको ट्राई करके भी देख लें। तो ये क्या है, आपके परसेप्शन में उस प्रोडक्ट की इमेज को डालना, आपके माइंड में उस प्रोडक्ट की इमेज को डालना, उसको बार बार दिखा करके उसको इस तरह से कंटेंट डिजाइन करना कि फिर आप लोग उसको इस्तेमाल करें। ठीक, जो कलर एंड मूवमेंट सर्व टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब देखिए जो कलर होते हैं जब एड वगैरह देखते हैं या कोई प्रोडक्ट वगैरह, जैसे उसकी पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट के कलर हो गए, ये बहुत इंपैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आप ध्यान को खींचने के लिए करते हैं। मैंने अभी पीछे कलर का मैनेजमेंट बताया था, मैंने कलर मैनेजमेंट बताया था कि कौन सा कलर किस में कब इस्तेमाल होता है। उसमें मैं बता चुका हूँ कि जैसे ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, ये कब के उनसे कलर में इस्तेमाल। जैसे व्हाइट है तो अगर आपको कोई वैसे पीसफुल या कोई काम चीज दिखानी है तो आप उसमें से व्हाइट कलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट जो प्रोडक्ट होता है उसकी पैकेजिंग में या उसके एड में इस तरह की चीजों को दिखाते हैं। जैसे आपको क्लाइमेट चेंज से या नेचर से रिलेटेड कोई आपका प्रोडक्ट आपको दिखाना है तो ग्रीन से रिलेटेड आप उसको ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जिससे आपके प्रोडक्ट की क्या होती, अट्रैक्ट होते हैं लोग। कलर एंड मूवमेंट सर्व टू अट्रैक्ट अटेंशन, ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए होता है।
कलर हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि लोग उसको देखने के लिए ज़्यादा फोकस करें। पोजीशन, प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्सन विजुअल फील्ड, प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्सन विजुअल फील्ड। अब देखिए यहाँ पर एक वो दिया हुआ है न्यूज़पेपर की कटिंग, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, यहाँ पर कुछ ऐड दिए हुए हैं, कौन सा, एक वॉच का है, एक वॉच का ऐड दिया है। अब इस वॉच के ऐड को मैं थोड़ा सा देखा कर दूं जरा, आप फोकस कीजिए कि ये क्या चीज है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा जरा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं मैं, ये और बड़ा हो गया। अब मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, केवल आपको ऐड देखना है, केवल आपको ऐड देखना है, ये रहा वो ऐड। अब इस ऐड में देखिए क्या, जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये वॉच का एक बैकग्राउंड है, ठीक है, इसमें केवल आपको वॉच की डिजाइन दिख रही है, इसमें केवल वॉच की डिजाइन दिख रही है। अगर देखा जाए वॉच की डिजाइन, बाकी क्या है, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इस भाई जब आप वॉच लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपको सर्कुलर डायल चाहिए, आपको रेक्टेंगुलर डायल चाहिए, आपको स्क्वायर डायल चाहिए, चैन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, क्या है, आप उसकी डिजाइन को ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब अगर इस एडवर्टीजमेंट को देखें, आप इस एडवर्टीजमेंट को अगर फोकस करें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो इसका इंटरनल डिजाइन है कितना बढ़िया तरीके से इसको शो किया गया है। पीछे के बैकग्राउंड में केवल ब्लैक, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आप बाकी कुछ मत देखिए इसमें, यहाँ पर केवल इस वॉच का डिजाइन देखिए। आपको अगर डिजाइनर वॉच चाहिए तो आपको ये वॉच को प्रेफर करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जब एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं, उनको कहां पर कैसे रखना है, उनको कहां पर कैसे शो करना है। अब जैसे इन्होंने देखिए, इन्होंने ये जो वॉच का है इसी पेज पर क्यों रखा, ये इसी पेज पर क्यों रखा, यहां पर देखिए डेली टाइम्स और कुछ इस तरह की न्यूज या इस तरह के वैसे दिए हुए हैं, जहां पर ये शो किया गया है। यहाँ पर लिखा है टीवी प्रोड्यूसर्स टोल्ड किड्स इज किंग, यू विन फ्री, इस तरह से न्यूज दिए। ये पेजेस भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि हमें फ्रंट पेज पर चाहिए, जगह कितनी चाहिए, आपको एक पेज में कितनी जगह चाहिए आपके ऐड के लिए। मान लीजिए अब ये इतना छोटा सा, इसका आप 1/4 कर दीजिए, ये जो आप ऐड देख रहे हैं इसका 1/4 कर दीजिए, क्या आप फिर इसमें इतना फोकस कर पाते जितना आप अभी कर पा रहे हैं, क्या फिर आप इसको उतने ही अच्छे से देख पाते जितना आप अभी देख पा रहे हैं। तो इसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है ना, इसका क्या कलर होना चाहिए, इसको किस जगह पर होना चाहिए, ये सारी चीजें इस ऐड में आपको देखने को मिल जाएंगे कि इसको ऐसे क्यों रखा गया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई इस तरह से बस कोई भी ऐड घड़ी बना करके यहाँ लिख दिया। इस ऐड को यहाँ पर देने के लिए एडवर्टाइजर होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं, वो डिजाइन करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट। तो इन सब के लिए एडवर्टाइजर होते हैं कंपनियों में, जिनकी पेमेंट बहुत अच्छी खासी होती है। वो एडवर्टाइजर क्या करते हैं, वो कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन करते हैं इस तरह के, प्रिंट मीडिया में देने के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने के लिए अलग एडवर्टीजमेंट, और वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें।
आप देखिएगा कि जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, दो तरह की सेल्स वो मतलब रिसर्च होती हैं। पहले जब कोई एडवर्टीजमेंट डिजाइन होता है उसके पहले देखते हैं एक टाइम ड्यूरेशन में उनकी सेल कितनी थी, ठीक है ना, और उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च करने के बाद एक उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी सेल हुई है, ये चीज देखी जाती है। इसका मतलब है कि आपके उस एडवर्टीजमेंट का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऐसे ही नहीं रखे जाते ये। तो जब वो सेल बढ़ती है तो उसका पता चलता है कि इस एडवर्टीजमेंट के बाद हमारी सेल कितनी बढ़ी है। अब अगर ऐसे ही केवल, क्योंकि इस जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो आप इस पेपर में है तो इसके लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये हो सकता है दिए गए हों आपको। इतने न्यूज़पेपर के लिए 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अपना कोई एडवर्टीजमेंट करवाना हो, आपने देखा हो जैसे मैरिज वाले में, तो केवल आपको 1 इंच की जगह दी जाती है, वो भी रिटन में। आपको केवल कंटेंट लिखना होता है, उसके लिए कम से कम 1500 से 2000 रुपये तक आपसे लिए जाते हैं। 2000 रुपये केवल 1 इंच की जगह के लिए, और उसमें केवल आप रिटन मैटर डाल सकते हैं, वो भी कितना 3 या 4 लाइन होती है बस। तो अब आप सोचिए, वो तो केवल आपका पर्सनल इस्तेमाल है, यही चीज जब आप कंपनी कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए करती है और इतनी जगह लेती है, तो कम से कम 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपए वो न्यूज़पेपर वाले को देते हैं। आप समझते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है आपको 4 या 5 रुपए में क्यों मिलता है, 4-5 रुपए में आजकल उतनी कागज भी नहीं मिलेगा जितना कि उन्होंने प्रिंट करके और ये सब वगैरह दे देते हैं। अगर आप लेने जाए प्रिंट ले तो आपका प्रिंट आउट का कितना लेता है, 1 रुपए 1 पेज के प्रिंट आउट का ले लेता है वो, ठीक। अब आप देखिए वो भी ब्लैक एंड व्हाइट का, अब कलर करवाएंगे तो कितना 10 रुपए या 12 रुपए ले लेता है। लेकिन ये आपके पास जो न्यूज पेपर है उसमें कम से कम 30 पेजेस होते हैं, वो भी कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट, हर तरह से उसमें डायग्राम सब कुछ बना होता है, फिगर बने होते हैं, सब कुछ दिया होता है। आपको 5 रुपए में कैसे मिलता है, वो इस वजह से क्योंकि केवल आपके 5 रुपए की कीमत नहीं होती उसमें, वो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो उनको कीमती बनाते हैं, वो उनकी इनकम इससे होती है। वो जैसे मैंने यहाँ पर बताया इस वॉच के एड के लिए कम से कम 20 हज़ार रुपये लिए। अब इसको यहाँ पर क्यों रखा है, कैसे रखा है, ये वॉच कंपनी के जो एडवर्टाइजर हैं वो बताते हैं कि आपको कैसे इसको कहाँ पर ले जाना है, कब दिखाना है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्सन विजुअल फील्ड, जो आपका प्रोडक्ट है कस्टमर्स के सामने उसको कैसे रखना है। जो आपका प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के सामने कैसे रखना है, किस साइज में रखना है, उसको कैसे दिखाना है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। नाउ परसेचुअल सिलेक्शन, जो परसेचुअल सिलेक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सेलेक्टिव एक्सपोजर, कंज्यूमर सीक आउट मैसेज विच, आप कंज्यूमर क्या क्या मैसेज, अगर आप कोई चीज उसको दिखा रहे हैं तो कंज्यूमर से उसमें क्या दिखता है, आर प्लीजेंट, क्या उसको आनंद आ रहा है देखने में, दे कैन सिंपैथाइज, क्या उनको उससे सहानुभूति हो रही है, या रीअश्योर देम ऑफ गुड परचेज, या उसको खरीदने के लिए वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे आप देखें मैंने क्या बताया कि जैसे सिंपैथेटिक वाला, जब आप एडवर्टीजमेंट देखते जैसे मदर चाइल्ड रिलेशन होता है, मदर चाइल्ड रिलेशन होता है कुछ ऐसा दिखाते हैं, आपने देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें जो बच्चा अगर भूखा होता है तो कोई दूसरा आकर के उसको खाना देता है, जैसे उसके गुडनेस के लिए। एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें हेल्प वाला कि यूपी वाला होता है ना, ट्रैक्टर को आकर के उसमें हेल्प करते हैं, वो बाहुबली होता है, दिखाते उसका इंप्रेशन अलग है लेकिन आकर के वो हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आपको देख करके अच्छा लगा, सिंपैथाइज भी होते हैं कि देखिए हमने उसके बारे में कैसा सोचा था और वो कितना अच्छा है। तो ये इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। वो क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होता है वो ये देखना चाहता है कि आपके ने जो एडवर्टीजमेंट किया है उसमें मैसेज क्या है, उसमें क्या मैसेज दिखाया जा रहा है, जिससे आप उसको परचेज करने के लिए अश्योर हो, उसको परचेज करने के लिए अश्योर हो। ये क्या है, एक्सपोजर है जो आप दिखा रहे हैं। आप अपने एडवर्टीजमेंट को या प्रोडक्ट को इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं जिससे जो कस्टमर है उसको एक मैसेज मिले कि जब आप इसको खरीदेंगे तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी, जब आप खरीदेंगे तो आपके अंदर इसको अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो कोई एक मैसेज जनरेट करें।
और जो मैसेज होते हैं तो किस तरह से हो सकते हैं, या तो आपको आनंद दे सकते हैं, या आप उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, या आप उसमें सिंपैथी भी महसूस कर सकते हैं, या आपको दुख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो ये उनका क्या है, एक्सपोज करने का तरीका होता है। नाउ अब सेलेक्टिव अटेंशन, ये वाला पढ़ लें, इसके बाद देखते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन हाईलाइट अवेयरनेस व्हेन स्टिमुलाई मीट देयर नीड्स। हाईलाइट अवेयरनेस व्हेन स्टिमुलाई मीट देयर नीड्स, मतलब कि हमें उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जहां पर आपका स्टिमुलस मीट करता है। ऐसे मतलब कि अंदर से भाई इंस्पायर होता है, जो आप परचेज करते हैं तो अंदर से इंस्पायर हुआ, या कोई चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है, तो कौन सी चीज़ इंस्पायर आपको कर रही है, जो आप हमें उन चीज़ों से अवेयर रहने चाहिए और उनको हाईलाइट करना चाहिए। मार्केटर क्या करते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपका स्टिमुलस फैमिली है, आपकी आपकी फैमिली जो है आपकी परचेजिंग में ज़्यादा आपके रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है, या आपकी पर्सनालिटी आपके उसमें रोल प्ले करती है। तो हमें क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ दिखा रहे हैं, हमें पर्सनालिटी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टिमुलस फैमिली है, आपकी स्टिमुलस फैमिली है आपकी परचेजिंग के लिए, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम उसमें जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपकी अवेयरनेस को मीट कर सके, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी नीड को मीट हो। नाउ कंज्यूमर प्रेफर डिफरेंट मैसेजेस एंड मीडियम, हम उसको किस तरीके से पेश कर रहे हैं, मैसेज को किस माध्यम से पेश कर रहे हैं, जो हम मैसेज दे रहे हैं कंज्यूमर को, वो कौन सा मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, प्रिंट मीडियम, या वर्ड ऑफ माउथ, बोल करके, नाटक प्ले करके, एडवर्टीजमेंट के जरिए, सेल्स डायरेक्शन के जरिए, जैसे भी हम उसको अपने मैसेज देना चाहें, ठीक। तो डिफरेंट मैसेज डिफरेंट तरीके से आप उसको उसका कंज्यूमर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है परसेचुअल का, दैट इज परसेचुअल डिफेंस, स्क्रीनिंग आउट ऑफ स्टिमुलाई विच आर थ्रेटनिंग। अब आपको उन स्टिमुलेट्स को अलग करना है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। एडवर्टाइजर्स को या मार्केटर जो कंपनी वाले हैं, हमेशा उनको वो ऐसे स्टिमुलाई को, मतलब कुछ दो नेगेटिव स्टिमुलाई होते हैं ना, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने पेट्रियोटिज्म है, आप एक देशभक्त हैं, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है जिसमें आपको देशभक्ति से अपोजिट दिखाया जा रहा है, पेट्रियोटिज्म से अपोजिट दिखाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट की आप बुराई करना चालू कर देंगे, आप उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करेंगे। तो हमेशा इस तरह के जो स्टिमुलस होते हैं, ऐसे स्टिमुलस जिनसे आपको थ्रेट हो, जो आपके प्रोडक्ट की नेगेटिव इमेज डालते हो, उनको हमेशा आपको अलग कर देना चाहिए। जब भी कभी आप एडवर्टीजमेंट डिजाइन करें या अपना प्रोडक्ट बेच या कुछ भी करें, तो ऐसे स्टिमुलस जिनसे आपके प्रोडक्ट की नेगेटिव इमेज बनती हो, वो सारे स्टिमुलस को आपको हटा देना चाहिए, ठीक, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की सेल पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। द नेक्स्ट वन इज परसेचुअल ब्लॉकिंग।
perceptual blocking. Consumers avoid being bombarded by tuning out ego. Consumers avoid being bombarded. Bombarded का मतलब भी अचानक से जैसे बम्बारी. कंज्यूमर्स अवॉइडिंग बम्बारी, जैसे अचानक बार बार कुछ आप जो है करें, बार बार उसको करें जिससे कस्टमर ऊब जाए. कस्टमर ऊब जाए ऐसी चीजें हमें नहीं करना चाहिए. हमें ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए बार बार उनको दिखाना जिससे. बम्बार्डिंग का मतलब होता है बम्बारी. बम्बारी का मतलब यहाँ नहीं कि बम फेंकना, मतलब यहाँ की ऐसी उबाऊ चीजों से हमें कस्टमर को दूर रहना चाहिए. अपने प्रोडक्ट होते हैं कि बार बार हम जैसे कोई दिखा रहे हैं एडवर्टीजमेंट, अब कस्टमर उससे उब रहा है, उबासी ले रहा है. जैसे आप जब टीवी देखते हैं ना तो क्या होता है, आप जो है जब टीवी देखते हैं तो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं, जब वो आते हैं तो आप तुरंत चैनल बदल देते हैं, आप तुरंत चैनल बदल देते हैं. या कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो सबके देखने लायक नहीं होते हैं, तो आप जैसे घर वाले मम्मी पापा या आपके कोई भी भाई बहन वहां पर देख रहे होते हैं, तो जैसे ही वो कुछ अपीयर होता है आपकी स्क्रीन पर, तो उसको क्या हो जाता है, उसको जो है आपको हटा देते हैं, ये चैनल बदल देते हैं. तो इस तरह की कभी भी वो नहीं करना चाहिए. कंज्यूमर्स को हमेशा इस तरह से अवॉइड रहना चाहिए. ठीक, इससे हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो दिस इज परपेचुअल सिलेक्शन. बट सर ये जरूरी भी तो होता है, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर को याद क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट, अगर हम ज्यादा बार रिपीट करेंगे तो याद रहेगा. बट एक लिमिट होती होगी उसमें सेट करने की कि हाँ इससे ज्यादा कि कंज्यूमर फिर बोर ना हो. कंज्यूमर याद रखें, लेकिन हमने क्या कहा, उसका जो कंटेंट है वो इस तरह से ही उबाऊ ना हो. जैसे आपने देखा हो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो देखने लायक नहीं होते हैं, जो कुछ कंटेंट है. जैसे आपको क्या है जो अगर जो आप देखें पान मसाला का जो एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें क्या एक नीचे अगर देखें तो उसमें लिखा होता है, एक चेतावनी लिखी होती है, उसमें एक चेतावनी लिखी होती है कि इसको कंज्यूम करना हानिकारक हो सकता है. देखिए, कंज्यूमर इस्तेमाल तो बहुत सी चीजें करता है, कंज्यूमर इस्तेमाल बहुत सी चीजें करता है, लेकिन जो चीज सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या कंज्यूमर्स जिनको अवॉइड करें, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो मार्केट में तो वो चीजें हैं, मार्केट में तो चीजें हैं, लेकिन आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते. तो हमें कुछ ऐसे कंटेंट रखने होते हैं जिससे कंज्यूमर्स को उसमें मतलब कि अवॉइड करे, अवॉइड ना कर सके उसको. जैसे जैसे जब वो विमल पाल मसाला आता है, उसमें आप नीचे कभी देखिएगा कि इसमें लिखा होता है कि आपको इसमें पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ठीक है ना. अब उसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उसको एडवर्टीजमेंट करती हैं, लेकिन उसका कंटेंट कैसा रखा गया है उसमें. जब आप वो जो पान मसाला इस्तेमाल करते हैं तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें टोबैको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसमें कंज्यूमर उसमें दिखाते हैं कंटेंट में, तो क्या दिखाते हैं, उसमें नीचे लिखा होता है कि कंजम्पशन ऑफ दिस पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है ना. ऐसे ही आप समझ सकते हैं बहुत से ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसको हम नहीं दिखा सकते, जिसको हम दिखाना भी होता है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि कंज्यूमर्स को वो थोड़ा उनको जो देख रहे हैं उनको फील ना हो. हमें इस तरह की चीजें उसमें रखनी. सर एक हाँ वो बोलिए. सैरोगेसी एडवर्टीजमेंट भी तो होती है सर. जैसे सर कोई प्रोडक्ट है जैसे रॉयल स्टैग या फिर इंपीरियल, तो इनका मतलब ये हमें बैन है कि इनका एडवर्टीजमेंट, ये इनके इस ब्रांड के अल्कोहल भी आते हैं तो ये अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट करना बैन है. तो सर वो लोग उस ब्रांड की कुछ और चीजों का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो सर ये भी तो होता है ना. एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल वही हम कहना चाहते हैं. अब जैसे अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट बैन है, लेकिन फिर भी देखिए अल्कोहल अपनी इकोनॉमी में कितना स्ट्रांग रोल प्ले करता है. अब जैसे एक कंपनी है मैकडॉवेल,
तो मैकडॉवेल कंपनी अल्कोहल सेल करती है, लेकिन जब उसका एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका एडवर्टीजमेंट अल्कोहल के लिए नहीं होता है, वो या तो सोडा के यस लिए सर, होता है या तो वाटर के लिए होता है। यस तो सर, सोडा यस या सर। वाटर के लिए दिखाते दिखाते वो कुछ और हैं, लेकिन वो होता कुछ और ही है। तो हमें ऐसे कंटेंट को जो है, जैसे जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जो कस्टमर के माइंड में नेगेटिव परसेप्शन को डाले। तो हमें इस तरह के कंटेंट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम लोग organizing or the figure and ground. People tend to organize perception into figure and ground relationship. The ground is usually hazy. Marketers usually design so the figure is the notice stimuli. अब जब मार्केटर उसको सिलेक्ट करता है, जो मार्केटर्स हमारा परसेप्शन होता है, जब अब वो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा तो जो हमारे कंज्यूमर्स की परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा है। परसेप्शंस इनटू फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, जो हमारे पास पीपल टेंड टू ऑर्गेनाइज परसेप्शन इनटू फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। जब वो सारी चीजें सोचता है तो अब उसको जो हम जमीनी हकीकत क्या होती है, हमें उसको जो फिगर आउट करना है, जो हमने सोचा था अब हम उसको बना रहे हैं या ले रहे हैं। तो मार्केटर हमेशा इस चीज को याद रखता है कि जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो दिस इज योर कंप्लीट कंज्यूमर परसेप्शन। अब देखिए यहां पर एक मैं एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं, कोका कोला लेमन। यहां पर आप देखें तो केवल क्या शो हुआ है, केवल एक लिड है, लिड माने ढक्कन। यहां पर केवल एक ढक्कन शो हो रहा है, कोका कोला लाइट लेमन। और देखिए अगल बगल से कुछ आइस की या वाटर की ड्रॉप्स हैं। अब अगर आप ये ले रहे हैं तो क्या सोच करके ले रहे हैं? इफ यू आर परचेजिंग दिस, देखिए कोका कोला लाइट लेमन, जब भी आप ये लेंगे तो ये मोस्टली अगर आप देखें तो जो समर सीजन है उसका प्रोडक्ट है। जो यहाँ पर पानी की बूंदें, यहाँ पर लेमन, कोका कोला लाइट, ये सब लिखा है। ये आपको ये कर रहा है कि अगर कभी भी आप समर सीजन चल रहा हो, गर्मी लग रही हो, तो आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। ये एक मैसेज इंडिकेटर, ये एक मैसेज इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो हमें अपने जो भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट या मैसेज देने हैं वो इस तरह से देने हैं। यहां पर देखिए, शी विल लव यू फॉर हु यू रियली आर, a lazy beer drinking, smelly soaked, romantic। अब यहां पर ये एक ज्वेलरी दी हुई है, she will love you for who you really are। यहां पर जो ये चीजें लिखी हैं वो आपको पसंद करेगी जिसके लिए आप रियली हैं। अगर ये चीज आप उसको दे लेते हैं, जैसे आपने ये ज्वेलरी जो भी दी है, आप जिसको देंगे तो उसमें आपको ये नीचे जो लिखा है ये सारा चीज आपको उसमें काम करेगा। ये जो चीजें लिखी है ना, आप देखिए ये कब की फीलिंग्स हैं। जैसे आपको किसी को ज्वेलरी देते हैं तो आप देखेंगे तो उसके बाद की फीलिंग्स यही होती हैं, ए लेजी बियर ड्रिंकिंग, स्मेली सॉफ्ट, रोमांटिक। जो है, अगर आप ये इस चीज को देखें, ये एडवर्टीजमेंट है, ये आपके जो फैमिली लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है हस्बैंड और वाइफ का, उसके रिलेशनशिप को डिनोट करता हुआ ये एक एडवर्टीजमेंट है। ये डायमंड ज्वेलरी आपके फैमिली लाइफ को, जो हस्बैंड वाइफ है उसके रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है। अगर आप ये देखें तो ये नीचे लिखा है। तो अगर इस तरह की ज्वेलरी आप ले जाकर के कभी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है तो आप देखिएगा इसी तरह की फीलिंग्स होती है। तो ये जो डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं? आईपॉड मैक्रो, ये एडवर्टीजमेंट देखिए। आईपॉड मैक्रो का मतलब है कि जब आप इसमें म्यूजिक सुनते हैं तो आपके साथ जो भी एज हो, आप म्यूजिक का बहुत आनंद लेते हैं, आप म्यूजिक का बहुत आनंद लेते हैं। यहां पर देखिए, जो चीज कानों को सुनना चाहिए आप वो सुन रहे हैं। जैसे अब यहां पर एक ग्रामोफोन दिया हुआ है और एक बुजुर्ग आदमी का वो दिया हुआ है। जो आईपॉड है क्या इसने, मतलब कि जो ओल्ड पर्सन हैं वो भी जो आईपॉड के म्यूजिक है उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहले जमाने में ग्रामोफोन सुनते थे। अब देखिएगा इसका सेंस कहां से निकलता है।
जो ओल्ड पर्सन होते थे वो पहले ग्रामोफोन से ही सुनते थे। तो उसी जब यहाँ पर ओल्ड पर्सन बनाया गया है अब ग्रामोफोन को, लेकिन ये है किस चीज का, ये एडवर्टीजमेंट है आईपॉड मैक्रो का। आईपॉड मैक्रो का बनाया गया है ग्रामोफोन, कानों में केवल एक हल्की सी लगा दी गई है। तो ये आपको सारा सब कुछ डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये आपके ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट होते हैं जब दिखाए जाते हैं तो आपके परसेप्शन को चेंज करते हैं। एयर फ्रांस, ये आपका एयर फ्रांस क्या है, एक जो हवाई जहाज सेवा पर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, एयरलाइन सर्विस है, ठीक। एक्सपीरियंस कंफर्ट विद एयर फ्रांस ऑन आवर डेली फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। जब अब देखिए, जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर एक सी बीच दिखाया गया है, वहां पर पेड़ इस तरह से बढ़िया आपको सर्व करता हुआ, आप कितने आराम से लेटे हैं और यहाँ पर एक पर्सन आपको कुछ सर्व कर रहा है, उसके हाथ में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक एरोप्लेन बना हुआ है, आपको इतना रिलैक्स है, आप आराम से लेटे हैं और आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं। एयर फ्रांस कह रहा है कि आप एक बार एयर फ्रांस में आइए, हमारी सर्विसेज लीजिए, आपको इस तरह का फील होगा, यू विल फील लाइक दिस, ठीक। हाँ, ये आपका एक डिओड्रेंट बॉडी वो है लगाने वाला, उसका देखिए कितना चिल्ड, जो आपका ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे जब आप खड़े होते हैं और उसका आनंद लेते हैं, वो चीज है। इसका सोप और डिओड्रेंट और टैल्कम वगैरह भी आते हैं। तो आप देखिए कह रहे हैं कि जब आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे फाको, तो आपको ऐसी फीलिंग एहसास होगी वाटरफॉल में हो, ठीक है ना। इन्होंने अब देखिए क्या शेप बनाया है, जो वाटरफॉल का शेप बनाया है इन्होंने, वो इस तरह से बनाया है जैसे उनकी पैकेजिंग है, इसके शो किया हुआ है। तो ये आपके क्या है, कुछ एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। एब्सोल्यूट फेंगशुई, फेंगशुई क्या होती है, एक वास्तु, जैसे हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र चलता है, ऐसे ही चाइना साइड में एक फेंगशुई चलता है, उसके अकॉर्डिंग देखिए फेंगशुई में आप इस तरह से उसका अनुभव ले सकते हैं। एब्सोल्यूट फेंगशुई, ये किसका, इन्होंने जो सोफा है उसका दिया है, और किस तरह से सामने सेंटर टेबल रखी हुई है, सेंटर टेबल कैसे रखी हुई है, सोफा कैसे रखा है, बगल में सेंटर उसके एक टेबल और रखी हुई है, वो कैसे रखी हुई है वो देखिए आप, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, कस्टमर के परसेप्शन को एस्टिमुलेट करती हैं, ठीक। तो ये है आपका परसेप्शन। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ी देर में आपकी दूसरी ओआर की क्लास चलेगी और 5 मिनट बाद। तो अब अगर यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो ठीक। सब लोगों ने नाम लिख दिया, सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, एवरीबॉडी राइट डाउन योर नेम। तो आज की क्लास में इतना ही, और 5 मिनट बाद हम क्लास चालू करेंगे ऑपरेशंस रिसर्च की। ओके सर, थैंक यू सर।